नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पुरस्कार कन्नड़ भाषा की लेखिका बानू मुश्ताक को दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। पूछ क्या रहा है, उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो आपको बताते चले कि यह पुरस्कार जो है कन्नड़ भाषा की लेखिका बानू मुश्ताक को ही दिया गया है और साथ ही साथ उन्हें यह पुरस्कार लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। तो इसलिए दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 बानू मुश्ताक इन्हें मिला है। तो हाल ही में कन्नड़ भाषा की लेखिका बानू मुश्ताक को उनकी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार विश्व साहित्य में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है और इसे साहित्य क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण सम्मान माना जाता है। तो ये कन्नड़ भाषा की है, बानू मुश्ताक है, ठीक है। और हार्ट लैम्प लघु कहानी संग्रह के लिए दिया गया है। बानू मुश्ताक की यह कृति पहली बार कन्नड़ भाषा में लिखी कहानी संग्रह है जिसे अंग्रेजी में अनुवादित दीपा भष्टी ने किया है। बानू मुश्ताक के बारे में देख लें तो बानू मुश्ताक कन्नड़ भाषा की एक प्रसिद्ध लेखिका और कवियत्री है। उनका जन्म कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे के मुस्लिम इलाके में हुआ है। उन्होंने साहित्य के विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट योगदान दिया है जिसमें खास तौर पर लघु कथाएं और कविताएं शामिल हैं। उनका लेखन सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय संवेदनाओं को बारीकी से उकेरता है। बानू मुश्ताक की भाषा पर पकड़ और भावनात्मक अभिव्यक्ति उन्हें क्षेत्रीय और राष्ट्रीय साहित्य में विशेष स्थान दिलाती है। हार्ट लैम्प में 1990 से 2023 तक 3 दशक में मुश्ताक द्वारा लिखी गई 12 लघु कहानियां हैं। हार्ट लैम्प दक्षिण भारत में रहने वाली मुस्लिम महिलाओं की कठिनाइयों को मार्मिक ढंग से दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार न केवल बानू मुश्ताक के लिए बल्कि कन्नड़ भाषा और भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं के लिए भी एक बड़ा उपलब्धि है। बता दें कि बानू मुश्ताक से पहले यह पुरस्कार 2022 में भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री और अनुवादक डेजी रॉकवेल ने पहले हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए जीता था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विश्व का प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान है। हर साल ऐसे साहित्यिक कृतियों को दिया जाता है जो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई हो या अन्य भाषाओं में अंग्रेजी में अनुदित हो। यह पुरस्कार 2005 में स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य वैश्विक साहित्य को प्रोत्साहित करना और विश्व के विभिन्न देशों की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को सम्मानित करना है। इस पुरस्कार को जीतना साहित्यकारों के लिए बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है क्योंकि यह उन्हें वैश्विक मंच पर पहचान दिलाता है। इस पुरस्कार में 50,000 पाउंड की धनराशि दी जाती है जिसे लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से साझा किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो डॉक्टर मल्लूर रामास्वामी श्रीनिवासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने देश के पहले परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई थी। और ये दूसरा कथन क्या रहा है कि ये न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL के संस्थापक अध्यक्ष भी थे। तो सही कथन पूछ रहा है तो यहाँ पर दोनों कथन सही हैं, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो अभी डॉक्टर मल्लूर रामास्वामी श्रीनिवासन का निधन हो गया, इसीलिए चर्चा में है। डॉक्टर मल्लूर रामास्वामी श्रीनिवासन का निधन हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग यानी AEC के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मल्लूर रामास्वामी श्रीनिवासन का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने डॉक्टर होमी भाभा के साथ मिलकर भारत के परमाणु ऊर्जा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। देश के पहले परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा के निर्माण में
इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, जिसे अगस्त 1956 में शुरू किया गया था। डॉक्टर मल्लूर रामासामी श्रीनिवासन के वैज्ञानिक जीवन के बारे में बात करें तो इन्होंने सितंबर 1955 में परमाणु ऊर्जा विभाग में अपना करियर शुरू किया था। 1959 में ये देश के पहले परमाणु ऊर्जा स्टेशन के लिए प्रधान परियोजना इंजीनियर नियुक्त हुए। 1967 में इनके योगदान से मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन के मुख्य परियोजना इंजीनियर के रूप में भारत की परमाणु आत्मनिर्भरता की नींव रखी गई। 1974 में ये डीएई के पावर प्रोजेक्ट डिवीजन के निदेशक बने और 1984 में न्यूक्लियर पावर बोर्ड के अध्यक्ष बने। 1987 में इन्हें परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष और डीएई का सचिव नियुक्त किया गया। इसी वर्ष ये न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष भी बने। परमाणु ऊर्जा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 3 अगस्त 1954 को प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत की गई थी। यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा से जुड़े सभी कार्यों का संचालन करती है और परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1948 के तहत केंद्र सरकार के कार्यों को संचालित करता है। 1 मार्च 1958 को पूर्ण कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों के साथ परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की नीति निर्धारण के लिए जिम्मेदार है। इस विभाग के कार्यों में यूरेनियम संसाधनों की खोज, परमाणु ईंधन का निर्माण, भारी पानी उत्पादन संयंत्रों का निर्माण और संचालन, ईंधन पुनर्संसाधन और अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है। अनुसंधान के क्षेत्र में फास्ट रिएक्टर, फ्यूजन प्रौद्योगिकी, त्वरक, लेजर तकनीक, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स, सामग्री विज्ञान और जैविक विज्ञान भी शामिल है। इसके साथ ही गैर विद्युत अनुप्रयोग में स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, उद्योग और पर्यावरण के लिए आइसोटोप और विकिरण तकनीकों का उपयोग शामिल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2025 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट का समन्वय खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क द्वारा किया जाता है। खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार 6 वर्षों से लगातार तीव्र खाद्य असुरक्षा बढ़ रही है। तो यहाँ पर फिर से सही कथन का चयन करना है, इसलिए ये दोनों कथन सही हैं और राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने खाद्य संकट पर 2025 वैश्विक रिपोर्ट जारी की, जिसमें 2024 में वैश्विक भूख संकट के गंभीर होने पर प्रकाश डाला गया है। लगातार 6वें वर्ष तीव्र खाद्य असुरक्षा और बाल कुपोषण में वृद्धि हुई है, जिससे 53 देशों में 295 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं। यथा वर्ष 2023 से 13.7 मिलियन की वृद्धि हुई है। खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट की बात करें तो इसके प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट दुनिया भर के खाद्य और पोषण संकट का विश्लेषण करती है, जो निवासी और विस्थापित आबादी के लिए तीव्र खाद्य असुरक्षा और कुपोषण पर ध्यान केंद्रित करती है। GRFC को संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, क्षेत्रीय निकायों, दाताओं और तकनीकी संगठनों द्वारा सहयोगात्मक रूप से तैयार किया जाता है। इसका निर्माण खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क द्वारा खाद्य संकटों के खिलाफ वैश्विक नेटवर्क के समर्थन में समन्वित किया जाता है। खाद्य संकट पर 2025 के वैश्विक रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष में बढ़े तो बढ़ती भूख और कुपोषण प्रमुख परिणाम है। तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या मूल्यांकित जनसंख्या का 22.6% हो गई है, जो लगातार 5वें वर्ष 20% से ऊपर बनी हुई है। बच्चों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। दुनिया भर में 26 पोषण संकटों में 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 38 मिलियन बच्चे तीव्र कुपोषण से पीड़ित हैं, जिनमें गाजा, माली, सूडान और यमन शामिल हैं। संघर्ष मुख्य कारण के रूप में उभरा है, तो संघर्ष खाद्य सुरक्षा का प्रमुख कारण बना हुआ है, जो 20 देशों में
140 मिलियन लोगों को प्रभावित करता है। सूडान में अकाल की पुष्टि हो गई है तथा गाजा, दक्षिण सूडान, हैती और माली में भी गंभीर भूखमरी की स्थिति बनी हुई है। आर्थिक कारण की बात करें तो मुद्रास्फीति और मुद्रा अवमूल्यन ने 15 देशों में भूखमरी को बढ़ावा दिया है, जिससे 59.4 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं। आर्थिक कारण की बात करें तो अफगानिस्तान, दक्षिण सूडान, सीरिया और यमन जैसे दीर्घकालिक संकटों के प्राथमिक कारण बने हुए हैं। वहीं चरम जलवायु दशाएं भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो अल नीनो द्वारा प्रेरित सूखे और बाढ़ ने 18 देशों को खाद्य संकट में धकेल दिया है। अब अल नीनो क्या है आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि खाद्य संकट का मामला है और अल नीनो की भूमिका है, तो हो सकता है ज्योग्राफी में भी प्रश्न बन जाए। तो जिससे 96% मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, विशेष रूप से दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी एशिया और हार्न ऑफ अफ्रीका में। इससे जबरन विस्थापन भी हुआ है। लगभग 95 मिलियन जबरन विस्थापित लोग खाद्य संकट का सामना कर रहे देशों में रहते हैं, जिससे भोजन और पोषण तक पहुंच प्रभावित हो रही है। साहसिक पुनर्स्थापना का आह्वान किया गया है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि भूख और कुपोषण के रिकॉर्ड स्तर के बावजूद मानवीय सहायता निधि में पिछले कई वर्षों में सबसे तेज गति से गिरावट आ रही है। इस चक्र को तोड़ने के लिए एक साहसिक पुनर्स्थापना आवश्यक है, जिसमें निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए: संसाधनों को एकत्रित करना और सफल हस्तक्षेपों को बढ़ाना, प्रभावित समुदायों की जरूरतों और आवाज़ों को प्राथमिकता देना, स्थानीय खाद्य प्रणालियों और एकीकृत पोषण सेवाओं में निवेश करना, संकटग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में लचीलापन निर्मित करना, जहां 70% लोग कृषि पर निर्भर हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। दुधवा टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र भारत नेपाल सीमा पर लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। और दूसरा कथन कह रहा है यह स्थान बंगाल टाइगर, भारतीय गैंडे, दलदली हिरण, तेंदुए और कई पक्षी प्रजातियों का घर है। तो इसमें से पूछ रहा है सही कथन नहीं है, तो यहाँ पर दोनों कथन सही हैं, इसलिए राइट आंसर क्या है, डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो भारत की पहली जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन शुरू की गई है और इसीलिए अब यह चर्चा में है। तो हालिया खबरों के अनुसार भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है। विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की विशेषताओं की बात करें तो यह पहल कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य को दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ेगी। इससे यात्रियों को राज्य की समृद्ध जैव विविधता का अनुभव करने का मौका मिलेगा। वर्तमान में यह सेवा सप्ताहांत पर संचालित होती है, लेकिन इसे दैनिक परिचालन में विस्तारित करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे यह वर्ष भर अधिक आगंतुकों के लिए सुलभ हो सके। यह योजना उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म बोर्ड की एक गंतव्य 3 वन थीम का हिस्सा है। एक गंतव्य और 3 वन थीम का हिस्सा है, तो आप ये याद रखिएगा, इसमें 3 वन जोड़े गए हैं। ठीक है। इसका उद्देश्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कतर्निया घाट और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को एक संयुक्त पर्यटन स्थल के रूप में लाना है। दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा पर लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाने वाला यह स्थान बंगाल टाइगर, भारतीय गैंडे, दलदली हिरण, तेंदुए और कई पक्षी प्रजातियों का घर है। तराई आर्क लैंडस्केप का हिस्सा जिसमें शामिल है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य और कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य, ये 3 इसमें शामिल हैं। ये 3 क्षेत्र प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत दुधवा टाइगर रिजर्व का निर्माण करते हैं, जो राज्य में रॉयल बंगाल टाइगर की अंतिम व्यवहार्य आबादी की रक्षा करते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और किशनपुर अभयारण्य 1987 में तथा कतर्निया घाट 2000 में
इसमें शामिल हो गए थे। कतरनिया घाट बागान अभयारण्य की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के ऊपरी गंगा मैदान में स्थित है, जो 410.6 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसका पारिस्थितिकी तंत्र समृद्ध और विविध है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। 1987 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के दायरे में लाया गया और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलकर यह दुधवा टाइगर रिजर्व बन गया। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य को बाद में 2008 में बाघ अभयारण्य घोषित कर दिया गया। इसमें चीतल, हिरण, जंगली सुअर, बाघ, हाथी और तेंदुआ जैसे जानवर और घड़ियाल, गैंडा, गंगा डॉल्फिन, दलदली हिरण, सिंह, डिप खरगोश, बंगाल फ्लोरिकन और गिद्ध जैसी लुप्तप्राय प्रजातियां पाई जाती हैं। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो यह वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर प्रदेश में मैलानी के पास दुधवा टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है और यह 227 किलोमीटर यानी 88 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला है। 1972 में स्थापित किया गया था। किशनपुर की वनस्पति दुधवा से मिलती जुलती है, जिसमें घने तटवर्ती जंगल और साल, सागौन और जामुन जैसे नम पर्णपाती पेड़ हैं। लाल कलगीदार पोचार्ड, मैलार्ड, डबचिक, ग्रेब, कॉमन पोचार्ड, पिनटेल, सावेलर, रिवर टर्न, व्हाइट आइड पोचार्ड, स्पूनबिल, इग्रेट, स्नेक बर्ड, हेरान, ब्लैक नेक्स्ट स्टार्क और कई अन्य पक्षी प्रजातियां अक्सर ताल में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में बात करें, जिसने यह डेवलप किया है विस्टाडोम ट्रेन को, ठीक है। तो इसकी स्थापना अगस्त 2022 में पर्यटन विभाग के तहत कई विभागों के सहयोग से की गई थी, जिनमें पर्यटन, वन, आयुष, ग्रामीण विकास, सिंचाई, शहरी विकास, कृषि, बागवानी, खेल और परिवहन विभाग शामिल हैं। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही आगंतुकों को उच्च गुणवत्ता वाले अनुभव प्रदान करते हुए पर्यटन उद्योग का विकास करना है। इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 20 मई को मनाया गया। इस वर्ष की थीम तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो हमारा सही है, लेकिन ये पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यह 20 मई को नहीं 18 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। तो सही कथन पूछ रहा है, तो इसलिए बी ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है। यह दुनिया भर में संग्रहालयों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। संग्रहालय विरासत को संरक्षित करने और शिक्षा को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। वे समुदायों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी समर्थन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 का विषय है तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य। यह इस बात पर जोर देता है कि संग्रहालय आज के तेजी से बदलते सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी परिवेश में कैसे खुद को ढाल रहे हैं और शिक्षा, नवाचार और सामुदायिक विकास को समर्थन दे रहे हैं। पहली बार आयोजन 18 मई 1978 में, मूल विचार आया था 1951 में। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस IMD की अवधारणा 1951 में ICOM द्वारा यानी क्रूसेड फॉर म्यूजियम कार्यक्रम के तहत रखी गई थी, जिसका विषय था संग्रहालय और शिक्षा। इसे आधिकारिक रूप से 1977 में मॉस्को, रूस में ICOM की महासभा में मान्यता दी गई। पहला IMD यानी इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट्स डे जो है 18 मई 1978 को मनाया गया, जो 25 देशों में मनाया गया था। दोहा, अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी तक भाला फेंककर रजत पदक जीता है।
तो इन्होंने 90.23 मीटर तक भाला फेंका है और रजत पदक जीता है। और क्या जीता है? दोहा डायमंड लीग 2025 में रजत पदक जीता है। तो मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर थ्रो के साथ पहली बार 90 मीटर मार्क को पार किया। जर्मनी के जूलिन वेबर ने 94.6 मीटर थ्रो के साथ खिताब जीता। नीरज ने अपने पहले प्रयास में 88.44 मीटर का थ्रो किया था। इसके बाद उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में अपने करियर में पहली बार 90 मीटर का आंकड़ा पार कर लिया। उनका पिछला व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 89.94 मीटर था, जो उन्होंने 2 साल पहले स्टॉकहोम डायमंड लीग में हासिल किया था। नीरज चोपड़ा वर्तमान में चेक गणराज्य के दिग्गज भाला फेंक खिलाड़ी जान जेलेजनी के अधीन प्रशिक्षण ले रहे हैं। जान जेलेजनी के नाम भाला फेंक में 98.44 मीटर का विश्व रिकॉर्ड है, जो उन्होंने 1996 में बनाया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो चर्चा में रही एक देश एक धड़कन पहल किसने लॉन्च किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृति मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू की है, लॉन्च की है। तो संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्र के वीरों को सम्मानित करने के लिए एक शक्तिशाली और बाध्यकारी पहल एक देश एक धड़कन शुरू किया है। एक देश एक धड़कन का नारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से अपनाया जा रहा है, जो एकता, देशभक्ति की भावना और तिरंगे के प्रति श्रद्धा की भावना को बढ़ाता है। हमें एक साथ बांधने वाली इस भागीदारी से सशस्त्र बलों और बहादुरों को सलाम करने के साथ साथ तिरंगे की भावना व्यक्त की जाती है। साथ ही सभी संस्थानों में अपने प्रदर्शन चित्रों को तिरंगे में बदल दिया है। प्रमुख सांस्कृतिक संसाधनों व विरासत स्थलों को भारतीय ध्वज के रंगों में रोशन किया गया है। इसमें शामिल है विक्टोरिया मेमोरियल यानी पश्चिम बंगाल में जो अवस्थित है, सालारगंज संग्रहालय जो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, NGMA दिल्ली और क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र लखनऊ, ये सब शामिल हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने भी अपनी प्रतिष्ठित इमारत को रोशन करके इसमें शामिल किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में 60 से अधिक विरासत स्मारकों को तिरंगे से रोशन किया गया है। इसमें शामिल हैं दिल्ली में लाल किला, किला राय पिथौड़ा, सफदरगंज मकबरा व पुराना किला, राजस्थान में कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ का किला जो हाता में है, कुंभलगढ़ और गुलाबी बाड़ी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, ये सब शामिल हैं। उदयगिरी की गुफाएं जो उड़ीसा में अवस्थित है, अशोक स्तंभ बिहार में, राहतगढ़ किला मध्य प्रदेश में और किला बल्लारपुर जो महाराष्ट्र में अवस्थित है, रंगघर असम और चित्रदुर्ग किला कर्नाटक, लेह पैलेस लेह में, ये सब जो है एक देश एक धड़कन के पहल के तहत जोड़ी गई हैं। तो ये था दोस्तों डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम आज का, और उम्मीद करते हैं आप सभी को एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आप सभी के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।